देखना है बेसिक चीज़ वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स के बारे में। तो जैसे देखिए कि अगर एक सर्कल है और एक सर्कल और है, और साइजेस पे आपको नहीं देखना है कि एक सर्कल बड़ा होना चाहिए और एक सर्कल छोटा होना चाहिए, दोनों सेम साइज़ के हो सकते हैं। कुछ भी साइज़ पे आपको नहीं समझना है। अब फिलहाल तो ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और टचिंग के बाद एक्सटर्नली इंटरनली ऐसा दो चीज़ आपको समझना है। तो अब अगर ये इस तरफ से आके यहाँ पे इसको आके टच कर देता है तो बाहर से दोनों का टचिंग हुआ स्टूडेंट्स, और ऐसे टचिंग को हम बोलते हैं एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स। और जहाँ पे वो टच करेगा वो एक पॉइंट होगा, और वो कहाँ कहाँ पे टच कर सकता है। सर्कल हमेशा यही पोजीशन पे दिखेगा ऐसा नहीं है, ये पूरे के पूरे सर्कमफ्रेंस में कहीं पे भी टच कर सकता है स्टूडेंट्स, आप समझिए कहीं पे भी टच कर सकता है। तो ऐसे सर्कल को हम बोलते हैं एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स। अब इसके बारे में और जो पढ़ना है वो हम देखेंगे बाद में। तो ये इतना सी बताना था कि ऐसे जब सर्कल बाहर बाहर से दोनों को टच करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स। तो चलिए इसके बाद देखते हैं इंटरनली टचिंग सर्कल्स। तो फिर से एक सर्कल है, फिर से दूसरा एक सर्कल है, एक स्मॉल और एक बिग रखेंगे तभी आपको समझ में भी आएगा। अब ये सर्कल क्या कर रहा है, ये इसको किस तरह टच करेगा कि जिसको हम बोलेंगे इंटरनली टचिंग सर्कल हो रहे हैं। तो वो इस तरफ आके अंदर आ जाएगा स्टूडेंट्स। जब अंदर आके टच करेगा तो उसको बोलते हैं इंटरनली टचिंग सर्कल्स। और फिर यहाँ पे उसका एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा। और फिर वही सेम चीज़ है कि इंटरनली टचिंग करेगा तो कहाँ कहाँ टच कर सकता है, तो ये पूरे के पूरे सर्कमफ्रेंस में कहीं पे भी टच कर सकता है स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो। तो ऐसे सर्कल को जब वो अंदर जाके टच करता है तो उसको बोलते हैं इंटरनली टचिंग सर्कल्स। तो ये आपको दो चीज़ समझा, एक्सटर्नली और इंटरनली। चलिए इसके बाद क्या समझना है वो देखते हैं। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिस सेट 3.2 शुरू करेंगे। तो चलिए अब जो कंसेप्ट देखने वाले वो क्या लिखा है, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टचिंग सर्कल्स लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। एक बार और समझिए कि द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब जो कॉन्टैक्ट का पॉइंट होता है जब सर्कल टच करते हैं, चाहे इंटरनली चाहे एक्सटर्नली, जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। तो द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टचिंग सर्कल्स, टचिंग सर्कल के जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेंगे लाइज, वो कहाँ पे आते हैं, लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। अगर आप दोनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन कर दोगे तो ऑटोमेटिक जो टचिंग पॉइंट रहेगा, कॉन्टैक्ट पॉइंट रहेगा, वो उसी के ऊपर लाई करेगा। ये स्टेटमेंट बता रहा है और ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है स्टूडेंट, समझने के बाद उसको अच्छी तरह याद रखना है। तो चलिए इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ये दो सर्कल यहाँ पे है और दो सर्कल यहाँ पे है। ये सर्कल क्या कर रहा है, इसको बाहर से टच कर रहा है, कहीं पे भी टच कर सकता है, मैंने आपको बताया। ज़रूरी नहीं कि ऐसा स्ट्रेट दिखना चाहिए, कहीं पे भी हो सकता है। तो अब ये सर्कल का सेंटर ये है और ये सर्कल का सेंटर ये है, और द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अब इन दोनों सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा, सपोज यहाँ पे रहेगा। ओह सॉरी, ये सर्कल क्या कर रहा है, इंटरनली टचिंग कर रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि दोनों सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ पे रहेगा, तो वो यहाँ पे रहेगा और इसके लिए यहाँ पे रहेगा। थोड़ी देर के बाद देखते हैं। तो हमको समझना क्या है, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टचिंग सर्कल। तो ये है टचिंग सर्कल और यहाँ पे भी है, इसको थोड़ी देर के बाद देखते हैं। लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स, अगर हम इस सर्कल के सेंटर को और इस सर्कल के सेंटर को ज्वाइन कर देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो पॉइंट है उसी लाइन के ऊपर ही लाई करेगा, ना कि ये ऊपर और ना कि नीचे आएगा। ये स्टेटमेंट ये बता रहा है, जिसको सिंपल में आप ऐसा समझिए कि अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो अगर दोनों के सेंटर को अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा वो भी उसी लाइन के ऊपर आएगा। ये इसका मीनिंग है। और वही चीज़ यहाँ पे इंटरनली में भी होता है। अब ये दोनों सर्कल टच करें तो ये सपोज उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो इन दोनों सेंटर को अगर आप ज्वाइन करके एक्सटेंड करोगे, यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो जब आप एक्सटेंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि जहाँ पे ये मिलेगा वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा, मतलब इसके सेंटर को के ऊपर ही वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है। तो इसको बोलते हैं द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टचिंग सर्कल्स लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। तो ये दूसरा कंसेप्ट था। आपको सारे कंसेप्ट पहले समझना है, फिर हम सम्स की तरफ चलेंगे। तो चलिए अब क्या लिखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स टचिंग इंटरनली इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द रेडियाई। तो हमने भी इंटरनली टचिंग सर्कल कैसे होते हैं वो हमने देखा था। तो यहाँ पे बोला कि अगर इंटरनली टचिंग सर्कल है तो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल, तो वो दो जो सर्कल हमने इंटरनली ड्रॉ किया था उसके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपको कैसे मिलेगा, वो बोला कि डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। अगर आप उस सर्कल में बड़े सर्कल के रेडियस में से छोटे सर्कल के रेडियस को अगर आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस मिलेगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि ये एक सर्कल है और एक सर्कल ये है जो इंटरनली टचिंग कर रहा है, क्योंकि हम इंटरनल टचिंग के करने के बारे में बात कर रहे हैं। सपोज करिए कि ये सर्कल का जो सेंटर रेडियस है वो 3 यूनिट्स हैं और ये सर्कल का जो रेडियस है वो 1 है। तो अब हमको करना क्या है कि हमको बोला कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल, तो ये सर्कल का सेंटर ये है और ये सर्कल का सेंटर ये है, इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है
क्या लिखा है, इंटरनल टचिंग, तो ये इंटरनल तो है, इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द रेडियाई। इन्होंने बोला कि अगर ये डिस्टेंस चाहिए तो आप दोनों सर्कल के रेडियस का डिफरेंस फाइंड आउट करिए। तो इसका रेडियस कितना है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस 3 है और छोटे वाले सर्कल का रेडियस 1 है। तो आपको ये डिस्टेंस कब मिलेगा, जब आप बड़े वाले सर्कल के रेडियस में से छोटे वाले सर्कल के रेडियस को माइनस करोगे। मतलब 3 में से अगर 1 माइनस करोगे तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा। मतलब ये डिस्टेंस 2 है, इनका बोलने का मतलब ये है। मतलब जब भी सर्कल इंटरनली टचिंग करते हैं तो आप समझ जाइए कि दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो बड़े वाले सर्कल के रेडियस में से छोटे वाले सर्कल के रेडियस को माइनस करने पे मिलता है। थोड़ा सा और समझते हैं कि सपोज इस सर्कल को यहाँ पे लिखा और इस सर्कल को यहाँ पे लिखा। अब इसका भी रेडियस बनाते हैं और इसका भी रेडियस बनाते हैं। जब इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक हर जगह पे कितना रहेगा, 3 रहेगा। और उसी तरह इसका रेडियस हर तरफ कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो सपोज इसका रेडियस यहाँ पे बना देते हैं और इसका रेडियस यहाँ पे बनाते हैं, तो आपको मालूम है ये डिस्टेंस क्या होगा। क्योंकि अगर ये रेडियस 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, 3। तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा, 3 रहेगा स्टूडेंट्स। और ये जो सर्कल है ये फिलहाल हमने बाहर रखा है, लेकिन यहाँ पे इंटरनल टचिंग की बात कर रहे हैं तो ये अंदर रहेगा। तो यहाँ पे भी हम अंदर करते हैं लेकिन सर्कल नहीं बना रहे हैं, सिर्फ इस सर्कल का जो सेंटर है सपोज वो यहाँ पे रख दे रहे हैं। तो आप समझिए कि ये जो सेंटर है वो यहाँ पे है, सर्कल ड्रॉ नहीं कर रहे, पर इसका ये मतलब नहीं कि अंदर टचिंग नहीं कर रहा है, इसको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। अब इसका डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस है, मतलब ये रेडियस है, मतलब ये छोटे सर्कल का रेडियस है। तो छोटे सर्कल का रेडियस क्या है, 1 है। मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, ये 1 होगा। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ द सर्कल। तो बड़े सर्कल का सेंटर ये है और छोटे सर्कल का सेंटर ये है, तो दोनों के बीच का ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा। तो पूरा 3 है स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 1 है। तो अगर इतना आप निकाल देते हो तब ये डिस्टेंस आपको मिलेगा। मतलब पूरा 3 में से आप इतना 1 निकालोगे तो आपको मिलेगा ये डिस्टेंस जो आपको मिलता है 2। इसका मतलब यही हो गया कि सर्कल अगर इंटरनली टचिंग कर रहे हैं तो दोनों सर्कल के सेंटर का बीच के डिस्टेंस अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा रेडियस का। दोनों सर्कल के रेडियस का डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये है इंटरनली टचिंग सर्कल। उसी तरह अगर हम एक्सटर्नली की बात करेंगे कि द सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। यहाँ पे आपको रेडियस प्लस करके मिलेगा दोनों सर्कल के बीच का डिस्टेंस। जैसे अगर फिर से देखिए कि ये सर्कल है, दूसरा एक सर्कल है जो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, बाहर से टच कर रहा है, एक्सटर्नली टचिंग कर रहा है, क्योंकि हम एक्सटर्नली पढ़ रहे हैं। तो इसका रेडियस सपोज वापस से क्या है, 3 है और इसका रेडियस क्या है, 1 है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का क्या मतलब होगा, ये अगर 3 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 3 रहेगा, ये अगर 1 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 1 रहेगा। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 + 1 मतलब 4 हो जाएगा। तो ये 4 कैसे मिला, आपने ये 3 प्लस किया और ये 1 प्लस किया, मतलब इसका रेडियस प्लस किया और इसका रेडियस प्लस किया। तो यहाँ पे सम आ रहा है, सम का मतलब क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो जब सर्कल एक्सटर्नली टचिंग करते हैं तो दोनों सर्कल के सेंटर का बीच का डिस्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप दोनों सर्कल के रेडियस को सम कर दीजिए, मतलब प्लस कर दीजिए। तो चलिए ये कंसेप्ट है, सारे कंसेप्ट समझिए, आपको लेसन ईजी हो जाएगा। तो चलिए हमने क्या क्या पढ़ा एक बार आप समझिए। पहले हमने एक्सटर्नल टचिंग सर्कल देखा, फिर इंटरनल टचिंग सर्कल देखा, फिर हमने देखा कि एक्सटर्नली और इंटरनल टचिंग सर्कल के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं वो सेंटर को ज्वाइन करने पे मिल जाते हैं। और फिर हमने ये 2 चीज़ देखा कि डिफरेंस देखा और सम देखा। तो डिफरेंस कब रहेगा, जब इंटरनल टचिंग सर्कल रहेंगे तो सेंटर और सेंटर के बीच का डिफरेंस जो रहेगा वो डिफरेंस सेंटर और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो डिफरेंस करके मिलेगा। और अगर एक्सटर्नल टचिंग सर्कल है तो सेंटर और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो सम करके मिलेगा। तो चलिए इतना चीज़ आप याद रखिए और ये स्टेटमेंट भी याद रखिए क्योंकि ये सब अपने को लिखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए ये है फर्स्ट क्वेश्चन और इसमें क्या लिखा है कि 2 सर्कल्स हैविंग रेडियाई 3.5 एंड 4.8 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली। तो 2 सर्कल है, एक का रेडियस 4.8 है मतलब बिगर सर्कल का, और जो छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस है 3.5 और दोनों इंटरनली टचिंग कर रहे हैं। तो हमसे क्या बोला फिर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो उन दोनों सर्कल के बीच का सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करिए। तो अगर आपको याद है तो इंटरनली टचिंग सर्कल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिफरेंस ऑफ द रेडियस होता है। तो वही हमको यहाँ पे करना है, लेकिन ऐसा डायरेक्टली लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स। तो सपोज ये डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे 2 सर्कल है जो इंटरनली टचिंग कर रहे हैं। यहाँ पे इस सर्कल का जो सेंटर है वो सपोज ए है और इस सर्कल का जो सेंटर है वो सपोज बी है, और दोनों सर्कल का जो टचिंग पॉइंट है वो एम है, ऐसा समझ लेते हैं। और यही सारी चीज़ों को पहले लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं कि लेट पॉइंट ए एंड बी द सेंटर्स ऑफ इंटरनली टचिंग सर्कल्स। तो ये सेंटर है ये सर्कल का, ये सेंटर है ये सर्कल का, और ये जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये भी हम यहाँ पे बता देते हैं, पॉइंट एम इज बी देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और उसके बाद फिर रेडियस दिया है, बड़े सर्कल का रेडियस 4.8 है, मतलब एम जो है वो 4.8 है
और चौड़े सर्कल का रेडियस 3.5 है, मतलब BM जो है वो 3.5 है। तो वो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि AM 4.8 है और BM जो है वो 3.5 है। अब देखिए, अब हमको यहाँ पे AB फाइंड आउट करना है। तो हमको अभी तो इतना डायरेक्टली समझ में आ गया कि बड़े सर्कल का जो रेडियस है 4.8, उसमें से छोटे सर्कल का जो रेडियस है 3.5, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपको दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन यूं ही नहीं लिखना है, जो भी प्रॉपर्टी हमको सिखाया गया था वो हमको लिखना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना पड़ेगा कि ये जो तीनों पॉइंट है वो एक स्ट्रेट लाइन में है, एक कोलिनियर है, जिसके लिए हमने देखा था जब हमने प्रॉपर्टी शुरू किया था। जो स्टेटमेंट ये था कि द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टचिंग सर्कल लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर। वो उस पॉइंट उस लाइन पे आता है जो सेंटर को ज्वाइन करता है। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि ABM जो है, ABM ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। तो अब हमने ये बता दिया कि तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। अब हमको बताना है कि जब भी सर्कल इंटरनली टचिंग करते हैं तो दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिफरेंस ऑफ रेडियाई होता है। और ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिखेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सर्कल्स टचिंग इंटरनली इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। और अब जाके हमको माइनस करके दिखाना है, जबकि सिंपल था, हर एक चीज़ देख के समझ में आ रहा था कि इसमें से इसको माइनस करना है, लेकिन आप लिख नहीं सकते स्टूडेंट्स। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर जो डिस्टेंस है, तो जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस है ये AB, तो ये AB आपको कैसे मिलेगा? ये AB मिलेगा डिफरेंस ऑफ रेडियाई। तो एक रेडियस है AM बड़े सर्कल का, तो AM में से आपको माइनस करना पड़ेगा दूसरे सर्कल का रेडियस, छोटे वाले सर्कल का जो है BM, तो AM माइनस BM। ये स्टेटमेंट की वजह से हमने ये लिखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो AM यहाँ पे हमारे पास है 4.8, तो यहाँ पे लिखते हैं 4.8, फिर माइनस BM हमारे पास है 3.5, तो यहाँ पे लिखते हैं 3.5, फिर इसको माइनस करेंगे, 8 में से 5 चला जा रहा है तो 3 आएगा, पॉइंट नीचे आ जाएगा, और 4 में से 3 गया तो 1 आ रहा है, तो 1.3 और सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर रहेगा और यहाँ पे भी सेंटीमीटर रहेगा। तो AB जो है वो आपको मिलता है 1.3 सेंटीमीटर। लास्ट में आप लिख सकते हो कि देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 1.3 सेंटीमीटर। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन था, इसी के जैसा सेकंड क्वेश्चन भी है, सिर्फ वहाँ पे यहाँ पे इंटरनली है, वहाँ पे एक्सटर्नली है। तो एक बार देख लेते हैं इसको भी कि टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली, फिर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो आपको मालूम है कि जब एक्सटर्नली टचिंग करते हैं तो दोनों सर्कल के सेंटर का जो बीच का डिस्टेंस होता है वो दोनों सर्कल के रेडियस को प्लस करने पे मिलता है, जिसको हम सम ऑफ द बोलते हैं। तो जैसा हमने प्रीवियस वाला क्वेश्चन किया था, सेम वैसे करना है। यहाँ पे सपोज अज्यूम करते हैं कि इसका सेंटर A है, इसका सेंटर B है, और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो M है। और फिर यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट पॉइंट A एंड B बी द सेंटर्स ऑफ द एक्सटर्नल टचिंग सर्कल, और M जो है वो उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। और फिर यहाँ पे बड़े सर्कल का जो रेडियस है वो 5.5 है, मतलब AM, और छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 4.2 है, मतलब BM। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि AM इज़ 5.5 सेंटीमीटर और BM इज़ 4.2। और अब एक बात बताते हैं कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन पे लाई कर रहा है। तो उसके लिए एक स्टेटमेंट लिखेंगे वही वाला कि द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टचिंग सर्कल्स लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, जिसका मतलब है कि AMB हो जाएगा, AMB। और अब हम बताएंगे अगर एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है तो दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो सम ऑफ देयर रेडियाई होगा। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि if the circles touch each other externally, distance between their centers is equal to the sum of their radii। तो sum of their radii है, तो हम AB का वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे, AB का वैल्यू वो हमको मिल जाएगा AB AM प्लस MB। तो यहाँ पे लिख देंगे AM प्लस MB, और यहाँ पे हमारे पास दोनों का वैल्यू है। तो AM हमारे पास 5.5 है, यहाँ पे 5.5 लिखते हैं, और MB या BM समझिए वो 4.2 है, तो यहाँ पे 4.2 लिखते हैं। फिर 5 + 2 7 हो जा रहा है, 5 + 4 9 हो जा रहा है, तो 9.7 सेंटीमीटर आपको मिलता है AB का वैल्यू। और फिर आप लास्ट में लिखो देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 9.7 सेंटीमीटर। तो चलिए, सेकंड क्वेश्चन फिनिश होता है, करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो चलिए, थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा कि इफ़ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर, तो दो सर्कल है जिसमें से एक सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है और दूसरे सर्कल का रेडियस 2.8 सेंटीमीटर है। हमसे बोला कि ड्रॉ फिगर ऑफ दी सर्कल्स, आपको ड्रॉ करने को बोला स्टूडेंट्स, आप याद रखिए, टचिंग ईच अदर। तो वो सर्कल ईच अदर टच कर रहे हैं, ऐसा सर्कल बनाइए जिसमें से एक का रेडियस 4 सेंटीमीटर रहेगा और एक का रेडियस 2.8 सेंटीमीटर रहेगा। और दो केसेस दिया है कि एक बार आपको एक्सटर्नली बनाना है टचिंग सर्कल और एक बार इंटरनली। तो याद कीजिए कि जब एक्सटर्नली टचिंग सर्कल हमने देखा था तो दोनों सर्कल के सेंटर का जो डिस्टेंस था वो दोनों रेडियस को प्लस करके मिलता था। तो जब हम एक्सटर्नली
फिगर बनाएंगे, जब दोनों सर्कल बाहर से टच करेंगे तो आपको याद रखना है कि दोनों सर्कल के रेडियस को पहले प्लस करेंगे, मतलब 4 + 2.8 करेंगे, और जब इंटरनली बनाएंगे तो हम 4 में से 2.8 को माइनस करेंगे। तो चलिए हम एक्सटर्नली वाला जो है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि एक्सटर्नली टचिंग सर्कल, और फिर इसमें यहाँ पे दो रेडियस दिया है आपको, एक 4 सेंटीमीटर दिया और एक 2.8 सेंटीमीटर दिया है। तो ग्रेटर सर्कल का जो बड़े सर्कल का जो रेडियस है वो सपोज 4 सेंटीमीटर है, और छोटे सर्कल का जो रेडियस है वो 2.8 सेंटीमीटर है। तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, अब एक्सटर्नली टचिंग सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आपको मालूम है कि दोनों सर्कल के रेडियस का सम होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे r + r, कैपिटल सर्कल बड़े सर्कल का रेडियस प्लस छोटे सर्कल का रेडियस, तो r + r हो जाएगा। तो जिसका मतलब 4 + 2.8 हो जाएगा, जिसको टोटल करेंगे तो 6.8 सेंटीमीटर रहेगा। देखिए 6.8 सेंटीमीटर आपको क्या मिला, ये आपको दोनों सर्कल जो हम बनाने वाले हैं, जो एक्सटर्नली टचिंग सर्कल रहेंगे, उनके दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। तो हमारी जो शुरुआत रहेगी फिगर की वो यहीं से शुरू रहेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6.8 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद फिर हम एक बार रेडियस लेंगे 4 सेंटीमीटर, सर्कल ड्रॉ कर देंगे एक एंड से, और एक बार रेडियस लेंगे 2.8 सेंटीमीटर, फिर दूसरे एंड से ड्रॉ करेंगे। अपने आप दोनों सर्कल एक्सटर्नली टचिंग सर्कल भी हो जाएंगे, और आपका ये रेडियस भी पूरा हो जाएगा, और ये 6.8 डिस्टेंस भी आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले 6.8 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्केल ले लेते हैं और 6.8 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे 6.8 आ रहा है, तो एक पॉइंट बना लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट 6.8 सेंटीमीटर का, इस तरीके से। फिर उसके बाद आप एक यहाँ पे एक नेम कर दीजिए, और एक यहाँ पे नेम कर दीजिए। और अब देखिए ये 6.8 सेंटीमीटर है, और अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसमें से बड़े वाले सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे रख के 4 सेंटीमीटर लेके एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो स्केल ले लेंगे और कंपास लेके 4 सेंटीमीटर आपको मेजर करना है। देखिए ये यहाँ पे आ रहा है 4 सेंटीमीटर, और इसको यहाँ पे प्लेस करना है आपको इस एंड पे, और आपको एक ऐसा सर्कल बनाना है जो 4 सेंटीमीटर रेडियस का बन रहा है यहाँ पे। तो ये एक सर्कल का रेडियस बन गया जो 4 सेंटीमीटर दिया था। अब दूसरे वाले का 2.8 है, तो आपको स्केल पे 2.8 मेजर लेना है। फिगर को थोड़ा क्लियर किया है, तो 2.8 लेना है, जो समथिंग यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे, और इसको आपको ये एंड पे रखना है, और फिर यहाँ से आपको एक सर्कल और बनाना है। तो देखिए ये एक्सटर्नली टचिंग सर्कल हो गया, और यही हमको बनाना था। तो चलिए इसके बाद देखते हैं। तो चलिए अब इंटरनली टचिंग सर्कल किस तरह बनाएंगे वो देखेंगे। और आपको याद रहना चाहिए कि इंटरनली टचिंग सर्कल में हमने डिफरेंस ऑफ रेडियस देखा था। जब डिस्टेंस दोनों सर्कल का देखना था तो हमने डिफरेंस ऑफ देखा था। तो अभी एक्सटर्नली में हमने प्लस किया था, इंटरनली में हमको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो केस 2 में या सेकेंड वाला जो इंटरनली है उसमें हम क्या लिख रहे हैं, इंटरनली टचिंग सर्कल, और यहाँ पे भी आर अज्यूम करते हैं 4 सेंटीमीटर बड़े सर्कल का रेडियस, और छोटे सर्कल का रेडियस 2.8 सेंटीमीटर, और फिर डिफरेंस बिटवीन सेंटर। तो यहाँ पे आपको कैसे मिलेगा, दोनों को माइनस करने में मिलेगा। ये अच्छी तरह याद रखिए, इंटरनली में माइनस होता है, एक्सटर्नली में प्लस होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा r - r, जिसका मतलब हो जाएगा 4 - 2.8, और 4 में से 2.8 माइनस करें तो 1.2 होगा। तो जैसे पहले हमने ड्रॉ किया था वैसे इस बार हमको शुरू करना है 1.2 से। तो हम 1.2 का क्या करेंगे, सबसे पहले 1.2 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद फिर 4 सेंटीमीटर का एक एंड से सर्कल बनाएंगे, और दूसरे एंड से आपको बनाना है कितना, 2.8 सेंटीमीटर। चलिए देखेंगे किस तरह बनता है, और ये दोनों सर्कल इंटरनली टचिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्केल ले लीजिए, और इस बार हमको 1.2 बनाना है। तो 1.2 समथिंग यहाँ पे आएगा, तो एक मार्किंग करते हैं यहाँ पे, और फिर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एकदम छोटा सा लाइन आएगा स्टूडेंट्स। इस बार से 1.2 है इस तरह से। उसके बाद नेमिंग हम बाद में करते हैं। अब हमको करना क्या है, तो आपको पता है कि बिगर सर्कल का जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे रख के 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, और स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस है वो 2.8 है, तो यहाँ पे रख के 2.8 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। तो चलिए स्केल लेते हैं और 4 सेंटीमीटर मेजर करते हैं। तो चलिए 4 सेंटीमीटर यहाँ पे स्केल से मेजर करते हैं। 4 यहाँ पे आएगा, 1 मिनट, 4 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो उसको यहाँ पे रखिए ये एंड पे, और फिर एक ऐसा सर्कल बना दीजिए। तो इस एंड पे रख के हमने 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया है इस एंड पे, लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड पे रख के हमको क्या करना है, 2.8 बनाना, जो सेकेंड रेडियस है। तो चलिए 2.8 समथिंग यहाँ पे आ जाएगा। तो उसको इस एंड पे रखना है यहाँ पे, और फिर आपको एक सर्कल बनाना है इस तरीके से। तो चलिए अब इसको नेमिंग कर देते हैं। तो इस तरह आपका पूरा डायग्राम कंप्लीट होगा छोटे वाले सर्कल के रेडियस को बनाने के बाद।
तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें क्या लिखा है कि देखिए इन फिगर 3.27 मतलब इस फिगर में द सर्कल्स विद सेंटर P, तो एक सर्कल है उसका सेंटर है P एंड Q, और एक दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर है Q, टच ईच अदर एट R, दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं पॉइंट R पे। फिर ए लाइन पासिंग थ्रू R, फिर एक लाइन R से पास हो रहा है, ऐसा एक इस तरफ जा रहा है जो A पे टच कर रहा है और इस एंड पे वो B पे टच कर रहा है। तो वो यहाँ पे लिखा है कि पासिंग थ्रू R मीट्स द सर्कल एट पॉइंट A एंड B रेस्पेक्टिवली। इतना इन्फॉर्मेशन के बाद हमसे बोला कि प्रूव करिए कि 3 क्वेश्चन बताने को बोला है कि पहले तो सेगमेंट AP इज पैरेलल टू BQ। पहले आपको बताना है कि AP जो है ये वो इसको पैरेलल है, और सेकेंड बताना है कि ट्राइंगल APR ये ट्राइंगल RQB इस ट्राइंगल को क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। और थर्ड हमको बताना है कि अगर एंगल फाइंड करना है RQB अगर PAR आपको 35 डिग्री दिया है। तो चलिए हम तो देखेंगे, पहले फर्स्ट वाला समझते हैं कि अगर AP और QB या BQ अगर आपको पैरेलल बताना है तो आप किस तरह बताओगे स्टूडेंट्स। तो अगर हम देखें अगर ये लाइन को, तो ये एंगल को और अगर आप ये एंगल को इक्वल बता देते हो तो आपको ये अल्टरनेट एंगल दिखाई देगा कुछ इस तरह। देखिए इस तरीके से कि ये दोनों पैरेलल लाइन तब होगा अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल बता देते हो। तो आपका यहाँ पे सबसे पहला जो कोशिश रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 में, आपको ये एंगल और ये एंगल इक्वल बताना है। जैसे आप ये दोनों एंगल इक्वल बता दोगे तो आप सीधा बोल दोगे बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो बस अब हम जो काम करने वाले हैं बस वो यही करने वाले हैं कि ये एंगल और ये एंगल किस तरह इक्वल हो रहा है वो यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट। और किस तरह हम प्रूव करेंगे कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो सबसे पहले अगर आप ये लाइन देखते हो और ये लाइन देखते हो तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे? ऑब्वियसली, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो यहीं से हम शुरू करेंगे और हम लिखेंगे कि एंगल APR पहले कि एंगल APR इज कॉन्ग्रुएंट या इक्वल टू लिख सकते हैं एंगल, देखिए APR इक्वल लिख दीजिए कोई बात नहीं, APR BRQ को इक्वल हो जाएगा एंगल BRQ, और Q इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसका रीज़न आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इसको कर देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। हमको तो ये प्रूव करना है ये एंगल और ये एंगल, पर देखेंगे। तो ये इतना कर दिया हमने। तो याद रखिए हमने ये एंगल और ये एंगल इक्वल किया है। अब हमको क्या करना है, अब अगर हम देखते हैं तो ये सर्कल के अंदर PA और PR मतलब PA और PR क्या ये दोनों इस सर्कल के लिए रेडियस है? तो ये रेडियस है और रेडियस इक्वल होता है। तो अगर ये दोनों इक्वल हो रहा है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि एक ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड इक्वल होता है तो उसके सामने वाले दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। उसका रीज़न आप आइसोसेलेस ट्राइंगल भी बोल सकते हो। तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि PA इज इक्वल टू PR, कि PA इज इक्वल टू PR, और इसका रीज़न क्या लिखेंगे? अगर PA PR को क्यों इक्वल है, वो है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो इसका रीज़न लिखते हैं कि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, दोनों भी एक ही सर्कल के रेडियस है। और अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि फिर ये एंगल मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, मतलब PAR और PRA दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर एंगल PAR इज इक्वल टू एंगल PRA, एंगल PRA, और इसका रीज़न आप लिख लीजिए आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल आप पूरा लिखिए प्लीज़। और यहाँ पे हम इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर उसी तरह जैसे हमने यहाँ पे इन दोनों को लिया है, अब हम यहाँ पे भी आ सकते हैं और यहाँ पे बोल सकते हैं कि QR इज इक्वल टू QB। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इस सर्कल के रेडियस है। तो यहाँ पे जैसा ये लिखा है वैसा यहाँ पे लिखेंगे कि QR इज इक्वल टू QB, और सॉरी QB, QR इज इक्वल टू QB, और इसका भी रीज़न रहेगा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सेम सर्कल आपको लिखना है तो लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये आपको लिखना है पूरा।
और फिर अगर ये दोनों इक्वल हो रहा है, तो जैसे यहाँ पे ये दोनों की वजह से ये दोनों एंगल इक्वल हुए थे, वैसे इस बार इन दोनों के इक्वल होने की वजह से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल क्यू आर बी, या आप लिखिए बी आर क्यू। तो यहाँ पे लिखते हैं कि एंगल देयरफॉर एंगल बी आर क्यू ये इक्वल हो जाएगा एंगल, देखिए बी आर क्यू बी आर को इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू बी आर। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल क्यू बी आर, और इसका भी रीज़न लिखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल टेस्ट या थ्योरम लिखिए, और इसको करते हैं कंडीशन नंबर 3। तो अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो हमने क्या किया, पहले बताया कि पहले तो देखिए यहाँ पे हमने बोला कि ये दोनों एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल, पर देखिए साइन डिफरेंट है यहाँ पे। और उसके बाद हमने बोला कि ये दोनों एंगल इक्वल है, और अभी हम बोलते हैं ये दोनों एंगल इक्वल है। तो चलिए ये एंगल को इक्वल है, आइसोसेलेस बोल दिया, ये एंगल को इक्वल है, ये भी आइसोसेलेस है। लेकिन ये दोनों एंगल भी तो इक्वल थे, यहाँ पे हमने प्रूव किया था वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो रहे तो इनका साइन जो है वो डिफरेंट नहीं हो सकता, सेम हो सकता है। मतलब ये साइन भी कैसा हो जाएगा, फिर इसके जैसा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर अब देखा जाए 1 को 2 को और 3 को, अगर इन तीनों को समझा जाए तो ये दोनों एंगल पहले इक्वल थे, फिर ये दोनों एंगल इक्वल थे, और फिर अब ये दोनों एंगल इक्वल है, तो जिससे अपने को समझ में आया कि 4 के चारों एंगल इक्वल हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3, या डायरेक्टली पहले ये चारों एंगल लिखेंगे और यहाँ पे आगे लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3। बस ये चारों एंगल का नाम लिखना है। जैसे पहले इसको लिखेंगे एंगल पी ए आर, एंगल पी ए आर इज इक्वल टू एंगल पी आर ए, एंगल पी आर ए which is equal to angle BRQ, angle BRQ which is equal to angle QBR, angle QBR, एंगल लिखेंगे एंगल QBR। तो एक बार चेक करते हैं, ये है PAR, ये है PRA, ये है BRQ, एक मिनट, BRQ ये एंगल, और ये है QBR। तो ये क्यों इक्वल हो रहा है, क्योंकि ये 3 से हमने ये रिजल्ट निकाला है। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3। तो देखिए अब हमारे पास 4 के चारों एंगल इक्वल हैं, लेकिन ये पैरेलल होने के लिए हमको ये एंगल और ये एंगल इक्वल बताना था। तो जब 4 के चारों इक्वल हैं तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम ये एंगल के लिए PAR बोलेंगे, जो यहाँ से ले लेंगे, और ये एंगल के लिए QBR बोलेंगे, जो यहाँ से ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि सिंस एंगल PAR इज इक्वल टू एंगल QBR, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर इसको हम आप क्या करिए 4 कर दिए। देखिए इसको कंडीशन नंबर 4 कर लीजिए, क्योंकि इसका आगे भी यूज़ होने वाला है। तो और यहाँ पे आप फ्रॉम 4 लिख सकते हैं कि फ्रॉम 4, तो आप लिखिए। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गया PAR और QBR, तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्टली देयरफॉर PA या AP इज़ पैरेलल टू BQ, सेगमेंट BQ, और इसका रीज़न आ जाएगा अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल आपको लिखना है। तो ये फर्स्ट जाके आपका प्रूव हो रहा है। अब ये जो है 4th वाला, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपने 4 के चारों एंगल को इक्वल बताया। तो चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं, और फिर इस 4th वाले कंडीशन का यूज़ करके हम सेकेंड जो सिमिलर करने को बोला है वो देखते हैं। तो एक काम करते हैं, ये सेकेंड वाला जो हमको सॉल्व करना है उसके लिए जो 4th इक्वेशन है उसको हम रेफरेंस के लिए लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे लिए रेफरेंस है, इसको आपको एक बार वापस नहीं लिखना है। तो चलिए अब इस बार हमको ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल APR जो है, APR ये वाला ट्रायंगल ये सिमिलर है ट्रायंगल RQB को, RQB मतलब ये वाले ट्रायंगल को। तो 2 ट्रायंगल सिमिलर होने के जो भी टेस्ट हम देखते थे पहले, उसमें से कोई एक टेस्ट आपको बताना है। जैसे अगर इस केस में चलेंगे तो आप एंगल टेस्ट से बता सकते हो, और यहाँ पे हमने देखा है कि ये एंगल को इक्वल है। यहाँ पे मिलेगा आपको ये एंगल PAR, ये एंगल QBR फ्रॉम 4 लिख देंगे। फिर ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, जिसको यहाँ पे फिर से बोल सकते हैं फ्रॉम 4, जिसका नाम है PRA यहाँ पे है, और QRB या BRQ यहाँ पे है।
तो अगर आप दो ट्राइंगल के अंदर दो दो एंगल इक्वल बता देते हो तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं बाय एंगल एंगल टेस्ट। तो आपको बस इतनी बताना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंड वाले में कि इन ट्राइंगल ए पी आर एंड ट्राइंगल आर क्यू बी, सबसे पहले बता दिया एंगल पी ए आर इज इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी ए आर, ये वाला एंगल इस ट्राइंगल में क्यू बी आर इस ट्राइंगल को इक्वल है, इस एंगल को इक्वल है। तो एंगल वैसे सब इक्वल है, आप किसी के साथ किसको भी रिफर कर सकते हो यहाँ पे। तो एंगल क्यू बी आर तो फ्रॉम 4 आएगा, इसका रीज़न आएगा, लेकिन दोनों का सेम रीज़न आएगा। इसके लिए हम ब्रैकेट करली ब्रैकेट लिखते हैं और यहाँ पे दोनों के लिए लिखेंगे फ्रॉम 4, मतलब हमने जो पीछे वाले उसमें देखा था 4, जिसको यहाँ पे हमने रेफरेंस के लिए लिखा है। तो दोनों का रीज़न वही आएगा, ये एंगल के इक्वल में है और ये एंगल के। तो इस एंगल का नाम है पी आर ए, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड एंगल पी आर ए जो भी यहाँ पे दिख रहा है इज़ इक्वल टू एंगल क्यू आर बी, जिसको हम बोल सकते हैं बी आर क्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे बी आर क्यू। तो ये इसको इक्वल है, ये इसको इक्वल है, दो ये सारी चीज़ हमने 4 में बताया है। तो यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए पी आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर क्यू बी, और इसका रीज़न आ जाएगा बाई एंगल टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। तो ये था आपका सेकेंड प्रूफ। अब चलते हैं थर्ड की तरफ हमको फिर से ये रेफरेंस के लिए लेना पड़ेगा। तो चलिए इसको फिर से ले लेते हैं और करते हैं थर्ड वाला। तो चलिए ये सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए लिखा है, इसको बार बार नहीं लिखना है आपको। तो अब हमको प्रूव करना है कि अगर हमको फाइंड आउट करना है एंगल आर क्यू बी, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। अगर पी ए आर 35 डिग्री है, तो पी ए आर अगर 35 डिग्री है, तो देखिए यहाँ का एंगल देने के बाद आपको ये यहाँ का एंगल पूछा है, जबकि यहाँ का जो एंगल है वो इस ट्राइंगल के अंदर है। तो आपको फोकस करना है इस ट्राइंगल के अंदर, जिसके अंदर ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको ये दोनों एंगल लेना है, जिसमें से इसका नाम है बी आर क्यू जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, और इसका नाम है क्यू बी आर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये एंगल तो इक्वल है, आपको पता है कि आपको चारों एंगल इक्वल है। तो अगर चारों एंगल इक्वल है, तो जिसमें से अगर पी ए आर ये वाला एंगल पी ए आर जो है ये अगर 35 डिग्री है, तो ये सब के सब 35 डिग्री हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो अगर ये सब के सब 35 हो जाएंगे, तो इस ट्राइंगल के अंदर जब हम आएंगे तो ट्राइंगल के तीनों एंगल को मिला के 180 होता है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। तो ये दो आपके पास है, थर्ड वाला एंगल आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि एंगल थर्ड वाले में कि एंगल पी ए आर 35 डिग्री है, एंगल पी ए आर इज़ इक्वल टू 35 डिग्री, और इसका रीज़न रहेगा गिवन, ये लोग ने हमको दिया है। तो अब हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर एंगल क्यू आर बी, क्यू आर बी मतलब वही बी आर क्यू। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल एंगल बी आर क्यू ये इक्वल हो जाएगा, है वैसे भी बी आर क्यू बी आर को वो भी यहाँ पे दिख रहा है एंगल क्यू बी आर, और इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा। इसका रीज़न हम देखेंगे तो फ्रॉम 4, क्योंकि 4 में हमने ये बताया कि ये सारे के सारे एंगल इक्वल हैं, जिसमें से अगर एक 35 है तो ये दोनों भी 35 हो जाएगा। तो अब आपने बता दिया ये 35 है और ये भी 35 है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है। तो अब हम लेंगे ये ट्राइंगल और बोलेंगे इन ट्राइंगल दिस, तीनों एंगल को मिला के 180 होता है। फिर किस तरह ये मिलेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि इन ट्राइंगल क्यू आर बी, तो तीनों को प्लस करेंगे तो 180 का, जिसमें से इसका नाम ले लेते हैं क्यू आर बी, बी आर क्यू जैसा यहाँ पे नेमिंग है वैसे लिखेंगे। तो बी आर क्यू, तो एंगल बी आर क्यू प्लस एंगल क्यू बी आर, एंगल क्यू बी आर प्लस 2 हो गया तीसरा, तीनों को मिला के 180 होता है। तो तीसरा है आर क्यू बी जो यहाँ पे दिया है, तो एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीज़न आपको लिखना है सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, जिसमें से बी आर क्यू और क्यू बी आर ये दोनों भी 35 है। तो यहाँ पे आप लिखिए 35 डिग्री
प्लस 35 डिग्री और फिर प्लस एंगल आर क्यू बी विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस करें तो 70 होएगा, जो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 35 प्लस 35 70 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 70 डिग्री, तो जिस विच इज़ इक्वल टू 110 डिग्री। तो देयरफॉर आर क्यू बी आपको मिलता है आर क्यू बी 110 डिग्री। तो इस तरह आपको फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें क्या लिखा है कि इन फिगर द सर्कल्स विद सेंटर ए एंड बी टच ईच अदर एट पॉइंट ई। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर ए है, और दूसरा जो सर्कल है उसका सेंटर बी है। दोनों जो टच कर रहे हैं एक्सटर्नली वो पॉइंट ई है। यहाँ पे वो लोग टच कर रहे हैं, तो ये है पॉइंट ई जहाँ पे ये लोग टच कर रहे हैं। फिर आगे क्या लिखा है कि लाइन एल इज ए कॉमन टेंजेंट। ये जो लाइन एल है ये एक कॉमन टेंजेंट है, जो इसके लिए भी टेंजेंट है और इसके लिए भी टेंजेंट है, दोनों के लिए एक अकेला टेंजेंट है। विच टचेज द सर्कल एट सी, जो इस सर्कल को पॉइंट सी पे टच कर रहा है यहाँ पे, एंड पॉइंट डी यहाँ पे टच कर रहा है रेस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी। तो आपको ये जो सी से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है, लेंथ है, ये आपको फाइंड आउट करना है। इफ द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, जिसमें से छोटे वाले सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है और बड़े वाले सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो आपको सी से लेके डी तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब कैसे करेंगे, तो पहले समझते हैं किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो ये सर्कल का ये सेंटर है और ये सर्कल का ये सेंटर है, और दोनों का जो एक्सटर्नल टचिंग पॉइंट है वो ई है, और आपको मालूम है कि वो तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, जिसको आपको लिख के बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी हमको बहुत कुछ लिखना है इसके अंदर। तो ये दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हो गया। अब जैसे आप ये ड्रॉ करते हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस बन जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस बन जाएगा, और रेडियस हमको दिया है, एक 4 दिया है और एक 6 दिया है। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से यहाँ तक 4 हो जाएगा, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 6 हो जाएगा। तो अगर ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ तक जो ड्रॉ करेंगे तो वो भी एक रेडियस होगा, क्योंकि ये अगर रेडियस है तो ये भी रेडियस रहेगा। लेकिन सिंस ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो टेंजेंट थ्योरम से आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। तो उसी तरह अगर ये रेडियस है तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये भी एक रेडियस हो जाएगा, और फिर से यही एक कॉमन टेंजेंट है। तो अगर ये टेंजेंट है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो देखिए अब ये रेडियस है और तो ये भी रेडियस है, तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। उसी तरह अगर ये रेडियस है और ये 6 है तो ये भी एक रेडियस है, तो ये भी हो जाएगा 6। तो अब देखिए हमको तो फाइंड आउट करना है सी डी। तो ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 6 है, ये इतना 4 है और इतना 6 है, लेकिन टोटल आप अगर प्लस करोगे तो 10 हो रहा है। तो अगर ए से लेके बी तक ए बी जो है, अगर ए बी 10 है तो क्या सी डी भी 10 हो जाएगा। तो सी डी 10 कब होता था स्टूडेंट्स, जब ये 4 है तो ये भी 4 होता। तो अगर ये 4 है और ये ज़्यादा है 6, तो ये लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, जिसकी वजह से ये दोनों का डिस्टेंस डिफरेंट हो जाएगा। अगर ये दोनों सेम होते थे तो आप बोल सकते थे कि जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये होता था रेक्टेंगल के हिसाब से, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो दूसरे भी सेम रहेंगे। तो ये चीज़ हम ऐसा ट्रिक करते हैं, जिससे अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अब अगर ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो इस क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ एक एंगल बचता है, तो वो भी 90 होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल मिलाएंगे तो 360 होता है, जिसमें से ये 270 हो ही जा रहा है, तो ये बचा हुआ 90 फिर से बचेगा तो 360। तो अब अगर ये 90 होता है तो ये पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा स्टूडेंट्स। और अगर ये रेक्टेंगल बनता है तो इसका मतलब है कि अगर ये 4 है तो यहाँ वाला जो है ये भी 4 हो जाएगा, मतलब इतना 4 हो जाएगा। ये जो पूरा 6 था, अब ये इसमें से इतना 4 हो जाएगा, और अगर 6 था तो इतना जो बचा वो 2 हो जा रहा है। तो देखिए अब ये 4 है तो ये भी 4 है, तो इसका मतलब जितना बड़ा ये होगा उतनी बड़ा ये रहेगा। पर ये चीज़ हमको पता नहीं है, और ये चीज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए अगर ये 90 है तो इसके बाजू वाला ये भी 90 रहेगा। और अब अगर इस ट्रायंगल के बारे में हम ध्यान दें, इस ट्रायंगल के अंदर, तो ये 90 के सामने हाइपोटेनस है जो 10 है, 4 + 6 मतलब 10 है, और ये दूसरा साइड है जो 2 है। तो एक तीसरा साइड बचता है जो हम पाइथागोरस के फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बस आपको बस पाइथागोरस के फॉर्मूले से ये एफ फाइंड आउट करना है। सपोज यहाँ पे हम ले लेंगे एफ,
यहाँ पे एफ ले लेते हैं, तो ये आपको ए एफ फाइंड आउट करना है बस। जैसे आपको ए एफ मिल जाएगा आपको सी डी भी उतना ही मिलेगा। लेकिन ये सब कुछ जो हम देख रहे थे ये सब कुछ आपको लिख कर बताना है, डायरेक्टली ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस का फॉर्मूला नहीं लिखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, क्या क्या लिखेंगे। तो पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्योंकि ये सब दिया नहीं था, ये तो हमने बनाया है। डायग्राम में सिर्फ ये सेंटर और ये सेंटर दिखाई दिया था और ये कॉमन टेंजेंट दिखाई दिया था। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि ड्रॉ सेगमेंट ए सी एंड सेगमेंट बी डी, पहले ये काम करेंगे। फिर लिखते हैं कि ड्रॉ ए एफ परपेंडिकुलर टू बी डी, उसके बाद हमने ए एफ बनाया परपेंडिकुलर बी डी को, और बी एफ डी है, जो बी एफ डी मतलब तीन के तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। तो चलिए सॉल्यूशन से शुरू करते हैं। और अब देखिए ए सी और ए ई दोनों इक्वल हैं और दोनों भी 4 सेंटीमीटर रहेगा, तो हम ये लिख सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू ए ई विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और उसी तरह बी डी और बी ई दोनों इक्वल रहेंगे और दोनों रहेंगे 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे कि बी डी एंड बी ई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और क्यू दोनों इक्वल है, ये दोनों इस आपस में क्यू इक्वल है और ये दोनों आपस में क्यू इक्वल है, तो दोनों सर्कल के रेडियस है, तो दोनों का एक साथ रीजन दे देंगे और लिख देंगे रेडियस ऑफ सेम सर्कल। और इसको करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये 4 और ये जो 6 है ये हमको बाद में यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हो जा रहा है इक्वेशन नंबर 1। और अब क्या करते हैं, ये जो ए बी है जो 4 + 6 10 मिल रहा है उसको बताते हैं। तो डायरेक्टली नहीं बता सकते। अब हमको पता है कि ये सर्कल का ये सेंटर है, ये सर्कल का ये सेंटर है और दोनों सर्कल एक्सटर्नल टच कर रहे हैं, तो ये 3 के 3 पॉइंट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे, जिसके लिए मैंने एक प्रॉपर्टी एक स्टेटमेंट लिख के बताया था। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टचिंग सर्कल्स लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है टचिंग सर्कल का वो दोनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करने के ऊपर लाई करता है। तो जिसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये 3 के 3 पॉइंट कोलिनियर है, मतलब ए ई बी ये 3 के तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। तो अब अगर हमको ए बी का वैल्यू चाहिए तो हम ए ई प्लस ई बी कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ए बी विच इज इक्वल टू ए ई प्लस ई बी, ए बी विच इज इक्वल टू ए ई प्लस ई बी, जिसमें से ए ई आपके पास 4 है और ए बी आपके पास 6 है। तो यहाँ पे आ जाएगा विच इज इक्वल टू 4 + 6, जिसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। और फिर ये कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हम इसके अंदर पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ए बी की ज़रूरत पड़ेगी और ए बी हम डायरेक्टली 10 ले लेंगे वहाँ पे और फ्रॉम 2 कर देंगे। तो चलिए इतना करने के बाद इसके बाद फिर हम आगे देखते हैं इसी स्लाइड के ऊपर। तो आपको चाहिए तो ये लिख लीजिए, क्योंकि हम सेम पेज पे करने वाले हैं। तो चलिए 1 पे हमने ये बताया 4 और 6 सेंटीमीटर है, और 2 में हमने बताया कि ए बी जो है वो है 10 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो अब ये क्वाड्रेटल को रेक्टेंगल प्रूव करते हैं, क्वाड्रेटल ए एफ डी सी। तो यहाँ पे लिखते हैं कि नाउ इन क्वाड्रेटल ए एफ डी सी। अब इसमें देखिए कि एंगल ए सी डी और एंगल एंगल ए सी डी और एंगल एफ डी सी ये दोनों 90 क्यों है, क्योंकि रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, मतलब टेंजेंट थ्योरम से हम बता सकते हैं कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले कि ए सी डी जो है एंगल ए सी डी वो 90 डिग्री है, और उसी तरह एंगल एफ डी सी जो है वो भी 90 डिग्री है। और इन दोनों का रीज़न रहेगा कि टेंजेंट थ्योरम, क्योंकि टेंजेंट थ्योरम में रेडियस टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है। तो 2 एंगल हमने इस ये क्वाड्रेटल में ए एफ डी सी में ये 4 वाले साइड फिगर में हमने 2 एंगल बता दिया 90 डिग्री। ये एंगल हम 90 डिग्री कैसे बता रहे, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया है कि ड्रॉ ए एफ परपेंडिकुलर टू बी डी। तो हम बोलेंगे कि एंगल ए एफ डी 90 डिग्री है, और इसका रीज़न लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। तो अब देखिए ये 90 है, ये 90 है और ये 90 है, तो थर्ड वाले को अपने आप 90 बनना पड़ेगा, रिमेनिंग एंगल बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्टली कि ये जो एंगल है सी ए एफ या एफ ए सी, इसको हम बोल देंगे 90 डिग्री है। हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल सी ए एफ ये 90 डिग्री हो जाएगा, और इसका रीज़न हो जाएगा रिमेनिंग एंगल। तो अब इस क्वाड्रेटल में हमने बता दिया कि 4 के चारों एंगल 90 डिग्री हैं। तो जिस भी क्वाड्रेटल में चारों एंगल 90 होते हैं सबसे पहले वो रेक्टेंगल होता है। तो हम डायरेक्टली बोलेंगे देयरफॉर क्वाड्रेटल ए एफ डी सी इज ए रेक्टेंगल। तो ए एफ डी सी रेक्टेंगल हो गया। और अब अगर रेक्टेंगल बन रहा है तो रेक्टेंगल के सारे प्रॉपर्टी हम उसके अंदर बता सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि ए एफ जो है सी डी की इक्वल में रहेगा, ए एफ सी डी की इक्वल में रहेगा और ए सी एफ डी की इक्वल में रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए सी एफ डी की इक्वल में रहेगा, और वो दोनों 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। अब जब ये ट्राइंगल की बात आएगी तो हमको ये चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमको ये चीज़ का वैल्यू पहले यहाँ पे बताना पड़ेगा। उससे पहले क्या करते हैं, इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3, और इसका रीज़न लिख देते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होते हैं। तो अब ये फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बी एफ प्लस एफ डी इज इक्वल टू बी डी।
बी एफ प्लस एफ डी इज इक्वल टू बी डी, क्योंकि ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, वो डायरेक्टली आप लिख सकते हो इस तरीके से बी एफ डी। अब यहाँ पे बी एफ जो है वो 2 है और एफ डी जो है वो 4 है, तो बी डी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन हमको क्या फाइंड आउट करना है, बी एफ फाइंड आउट करना है। हमारे पास ये पूरा का पूरा 6 है, ये तो मैंने आपको स्प्लिट करके बताया, ये दिया नहीं था, अपने पास है ये पूरा 6। हमने बी डी, देखिए ये रेडियस बी ई 6 है, तो बी डी भी 6 है, और दूसरा हमने अभी अभी बताया कि ये 4 है तो ये भी 4 है, तो हमारे पास बी डी है और एफ डी है, हमारे पास बी एफ नहीं है। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बी एफ के प्लेस पे बी एफ लिखना पड़ेगा, एफ डी के प्लेस पे 4 लिखना पड़ेगा, और बी डी के प्लेस पे 6 लिखना पड़ेगा। ये मैंने आपको स्प्लिट करके बताया था, टोटल 6 था तो वो टोटल रहेगा। और ये हम बताते हैं फ्रॉम 1 एंड 3 में। तो 1 में हमने बताया था एक जगह पे ये 4 है, और 3 में हमने देखिए 3 में हमने बताया कि एफ डी 4 है, और 1 में हमने बताया था कि बी डी जो है वो 6 है। तो अब अगर बी एफ चाहिए तो ये 4 को यहाँ पे भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो बी एफ का वैल्यू आपको मिल जाएगा 2। तो यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर बी एफ विच इज इक्वल टू 6 माइनस 4, और हम लिखते हैं देयरफॉर बी एफ विच इज इक्वल टू 2। और एक मिनट, बी एफ आपको 2 मिल गया स्टूडेंट्स। तो अब आपके पास बी एफ है, आपके पास ए बी है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करेंगे और फिर फाइंड आउट करते हैं ए एफ, और जिससे ए एफ मिल जाएगा आपको सी डी भी मिल जाएगा। तो अब हम लिखते हैं इस ट्राइंगल के अंदर कि इन ट्राइंगल ए बी एफ एंगल ए एफ बी इज़ 90 डिग्री। इसका रीज़न चाहिए तो आप कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। तो अब हम लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम कि देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको मिलेगा हाइपोटेनस, मतलब ए बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। तो ए बी हमने 10 फाइंड आउट किया, जो भी इक्वेशन से आपने लिखा वो इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा। तो ए बी हमने 10 फाइंड आउट किया, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए एफ हमारे पास नहीं है, तो ए एफ का स्क्वायर सेम रहेगा ए एफ स्क्वायर, प्लस बी एफ हमने अभी 2 फाइंड आउट किया, तो वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। आपको सिर्फ ये बताना है कि जहाँ पे आपने ए बी को 10 बताया है और बी एफ को 2 बताया, वो फ्रॉम इक्वेशन लिख देना है। तो 10 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 100, और ए एफ का स्क्वायर सेम रहेगा, प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो इसको यहाँ पे लाएंगे तो ऐसा हो जाएगा 100 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू ए एफ स्क्वायर। फिर हम बोल सकते हैं देयरफॉर 100 माइनस 4 आपको 96 मिलेगा, तो हम बोलेंगे देयरफॉर ए एफ स्क्वायर जो है वो 96 है, देयरफॉर ए एफ जो रहेगा वो रूट ऑफ 96 हो जाएगा। और फिर हम इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं यहाँ पे 96 का, तो ये हो जाएगा 2 के टेबल में 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 6 ज़ा 12, और 2 3 ज़ा 6, और 3 1 ज़ा 3। तो इसका पेयर बन गया 2, इसका पेयर बन गया इंटू 2, और इसका नहीं बना, तो 2 3 ज़ा 6, तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे, 6 अंदर चलेगा, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो विच इज़ इक्वल टू 4 रूट 6। तो ए एफ आपको मिल गया 4 रूट 6। तो अब आप लास्ट में लिखोगे देयरफॉर ए एफ इज इक्वल 4 रूट 6 है, तो देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू 4 रूट 6। और जहाँ पे आपने रेक्टेंगल प्रूव किया था वहाँ पे आप बता सकते हो फ्रॉम जो ये इक्वेशन है। तो इस तरीके से अगर आपको ए एफ मिला है 4 रूट 6, तो इसके सामने जो रेक्टेंगल का अपोजिट साइड सी डी है वो भी आपको मिल जाता है 4 रूट 6। तो चलिए 5th क्वेश्चन फिनिश होता है, ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।